स्वागत है दोस्तों, आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है रिचा। आज हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसे आप रीड करके परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो आप कर ही देते हो, और अगर नहीं करते हो तो कर देना है। फ्री है बिल्कुल, कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हमें मेडिवल हिस्ट्री में शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ना है। पिछले लेक्चर्स में हमने हुमायूं तक कंटिन्यू किया था। उसमें हमने देखा था कि शेरशाह सूरी जो है वो हुमायूं को खदेड़ देता है आगे तक, जिससे फिर वो जो है कंटिन्यू हम मुगल वंश ही कर रहे हैं। लेकिन मुगल वंश के अंतर्गत ही थोड़े टाइम के लिए शेरशाह सूरी आता है, और शेरशाह सूरी जो है वो अफगान वंश से बिलोंग करता है। तो कंटिन्यू जो है वो अभी हमारा मुगल वंश ही चल रहा है, लेकिन इसमें हमें शेरशाह सूरी को देखना है। इसका टाइम पीरियड जो है वो 1540 से 45 ईयर्स तक, यानी ओनली 5 ईयर के लिए ही माना जाता है। देखिए, वैसे तो ये जो शासक था ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, साथ ही में काफी महत्वाकांक्षी शासक था। इसकी जितनी भी नीतियां आई वो नीतियां भी बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रांग थी और समाज के लिए लाभदायक थी। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि ये जीवित जो है वो ज्यादा समय तक नहीं रह पाता है, ओनली 5 ईयर्स तक रह पाता है। लेकिन फिर भी इसमें हम देखेंगे कि इसकी बहुत सारी नीतियां ऐसी थी जो बहुत समाज के लिए इम्पोर्टेंट थी। बचपन का नाम इसके फरीद हुआ करता था। इसका जन्म जो है वो 1472 ईस्वी में हुआ था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है कि इसका जन्म 1472 ईस्वी में ना होकर 1486 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो भी आए टिक कर दीजिएगा। यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्टेट पीसीएस वगैरह में कभी कभी पूछ लिया जाता है। शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य विस्तार था वो बिहार से बंगाल तक लेकर था। इसके पिता जो शेरशाह सूरी थे, सूरी था, उसके पिता सहसार आम और खवासपुर का जागीरदार हुआ करते थे। यहाँ की इन्हें जागीरें प्राप्त थी। शेरशाह जो सूरी जो थे ये काफी बड़े प्रशासनिक, इनके अर्ली लाइफ में जब ये शासक नहीं बने उससे पहले की हम थोड़ी बहुत स्टोरी देख रहे हैं, झलक देख रहे हैं कि इनकी लाइफ कैसी थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो थे ये काफी एक अच्छे से प्रशासन चला लेते थे। तो इनके फादर जो थे इनसे शेरशाह सूरी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और जब ये प्रभावित थे तो इनको जो है जागीर प्रबंधन का कार्य दे दिया गया था। और खुद जो इनके फादर को जागीरें मिली हुई थी तो वो शेरशाह सूरी को संभालने को दे देते हैं। और माना जाता है, वजह नहीं ऐसी बुक्स में लिखी मिलती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ वजहों से दौलत खां की सेवा में इनके फादर जो है वो आगरा चले गए थे। आगे जो है इनका जिक्र अभी करेंगे हम। लेकिन 1522 ईस्वी में दक्षिण बिहार के सूबेदार जो थे बहार खां लोहानी के यहाँ इन्हें नियुक्त किया गया शेरशाह सूरी को। यहीं पर ऐसा माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने जो है वो एक शेर को मार डाला था, और जिससे बहार खां लोहानी जो थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, और वहीं से इन्हें जो है शेर खां की उपाधि देते हैं। तो इनका नाम शेर खां भी मिलेगा, शेरशाह सूरी भी मिलेगा। तो याद रखिएगा, एक शेर को मार डालने के कारण जो है इन्हें शेर खां की उपाधि दी गई थी। उसके बाद साथ ही बहार खां लोहानी जो था इसने अपने पुत्र जलाल खां का शेरशाह सूरी को संरक्षक भी नियुक्त किया था। वो इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में आप देखिए कि जब कोई रूलर बनता है तो उसकी फैमिली को भी काफी खतरे रहते हैं आसपास की टेरिटरीज से। साथ ही में जब राजा देखिएगा कि जब बूढ़ा हो जाता है उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उसे जितना आसपास की टेरिटरी से खतरा नहीं रहता, वो अगर हम इतिहास पढ़ें तो हमें कुछ ऐसी ही कहानियां देखने को मिलती हैं, अपने ही बच्चों से हो जाता है। अब हो इसलिए जाता है क्योंकि पिताजी बूढ़े हो जाते हैं। अब सत्ता जो है वो बच्चों को भी चाहिए ना, तो बच्चों को मिल नहीं पाती, क्योंकि उस टाइम पे तो 5 ईयर प्लान नहीं होता था ना कि कोई भी पार्टी सत्ता में अगर आती है तो 5 ईयर तक रहेगी, उसके बाद अगेन चुनाव होंगे और उसमें जो जीतेगा। तो उस समय क्या होता था कि रूलर है भैया, एक बार बन गए, अब जब उनका मन करेगा तो वो अपने बच्चों को बनाएंगे। तो कई बार हमें इतिहास में देखने को मिलता है कि उत्तराधिकार का संघर्ष, उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होता था। चलिए आगे देखते हैं। 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में जब चंदेरी का युद्ध लड़ रहा था बाबर, तो शेरशाह सूरी जो है उसके साथ शामिल हो गया था मुगलों मुगलों की सेना में।
और 1529 ईस्वी में ही घाघरा के युद्ध में ये जो है वो महमूद लोधी के साथ हो लेता है। अब यहाँ पर ये जो है देखिए, यहाँ पे स्थिति जो है, अब वो बाबर ये चीज भाप गया था कि शेरशाह सूरी जो है अब ये धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि 1529 में घाघरा के युद्ध में ये जो था महमूद लोधी के साथ जाके मिल लेता है, और लड़ने की बजाय बाबर को क्या करता है, निष्क्रिय रहने का संदेश भिजवाता है। और धीरे धीरे अब बाबर के बाद जो हुमायूं आता है, हुमायूं रूल करने, तो उस समय बाबर जो है हुमायूं को ये सलाह देता है कि इससे जो है सतर्क रहना, क्योंकि ये जो है तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। उसके बाद 1539 में चौसा के युद्ध में ही हुमायूं जो था से हुमायूं और उसके शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह सूरी जो था विजय होता है, और उसी के बाद यहीं से हुमायूं को वो आगे खदेड़ देता है। और जब वो हुमायूं से विजय प्राप्त कर लेता है, तो शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण करता है। ये स्टार्टिंग में कहानियां हैं ताकि आगे की चीजें आपको समझ में आती जाए। वैसे यहाँ से क्वेश्चंस आते नहीं हैं यूपीएससी में, लेकिन फिर भी एक छोटी स्टोरीज हैं वो आप जान लीजिए। कभी अगर मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में काम के लिए आ गया क्वेश्चंस लिखने को, तो मेंस में ये स्टोरीज जो हैं थोड़ी थोड़ी लिखने के काम आती हैं अगर स्टोरीज पता होती हैं। तो अब यहीं से हुमायूं जो था, अब ये चाहता था कि उसके जो राज्य है वो शेरशाह सूरी ने जीत लिए थे, तो वो दोबारा जीतना चाहता था हुमायूं। तो इन्हीं के बीच में काफी बार छोटे मोटे युद्ध हुए, काफी बार टकराव होती रही, और फिर अगेन 1540 में बिलग्राम, जो कन्नौज का एरिया माना जाता है, उसमें दोनों के बीच युद्ध होता है। और इस बार जो है वो हुमायूं जो था वो अगेन बुरी तरीके से हार जाता है, और शेरशाह सूरी फिर यहीं पे एक इनके बीच में 1540 का जो युद्ध था वो काफी निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि मुगलों पर पूरे तरीके से अधिकार शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में ही जमा लिया था। इसीलिए जो इसका टाइम पीरियड माना जाता है वो 1540 से माना जाता है। शेरशाह ने अपने शासन का विस्तार जो था वो धीरे धीरे उसने करना स्टार्ट कर दिया था। 1540 में वो दिल्ली और आगरा दोनों पर अधिकार कर लेता है, जहां पर मुगलों का अधिकार हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि शेरशाह सूरी जब गद्दी पर बैठा था 1540 में, तो वो 68 ईयर्स की आयु थी उसकी। तो 68 ईयर्स की आयु में राजा बनता है, और फिर यहीं से जो है वो सूरवंश या द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना होती है। सूरवंश इसलिए क्योंकि इसने उपाधियां धारण की थी, साथ ही में द्वितीय अफगान वंश इसलिए क्योंकि पहले जो है वो ऑलरेडी अफगान वंश था। फिर उसके बाद मुगल वंश आता है, और मुगल वंश में ही ये जो है वो हुमायूं को परास्त कर देता है, और अगेन शेरशाह सूरी शासक बनता है। ये अफगान वंश से बिलोंग करता था, तो इसीलिए ऐसा नाम दिया गया द्वितीय अफगान वंश। अब इसके कुछ हमें राजनीतिक अभियान देखने हैं। ये ऑलरेडी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके नोट्स में दी हुई है। इन नोट्स को बहुत अच्छी राइटिंग तो आप देख ही रहे हैं। पूरे अगर यूपीएससी के नोट्स आप परचेस करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही कम क्वालिटी के आपको आपको कम प्राइसेस के नोट्स मिल जाता है, क्वालिटी जो है इनकी बहुत अच्छी है। साथ ही में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती हैं जो आपके स्टेट पीसेस वगैरह में काम आ सकती हैं, वो हम क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो ये जो है ये पूरी स्टोरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, एक बार आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें नोट्स में हैं। ठीक है, यहाँ पर इतनी कहानी। हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह सूरी जो है पश्चिमोत्तर में बलूचों का इसने उन्मूलन किया था, ग्वालियर मालवा आदि पर भी इसने विजय प्राप्त की थी। लेकिन जब ये कलिंजर के घेरे के दौरान, यानी जो कलिंजर वाला एरिया पड़ता है वो यूपी बांदा में पड़ता है, तो एक तोप का गोला फटने से उसकी असमय मृत्यु हो गई थी। ये शॉर्ट स्टोरी टाइप दी हुई है नोट्स में, जो मेंस के लिए काम आ सकती है। तो अब यहाँ से धीरे धीरे हम इसके राजनीतिक अभियान देख लेते हैं। स्टोरी थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं। जैसे गखरों, पहला जो युद्ध है वो गखरों के साथ होता है 1540 में। गखरों ये जो थी एक तरीके की जाति थी, जिसमें शेरशाह सूरी जो था उनकी शक्ति को तो खत्म नहीं कर सका था, यानी जो गखर थे, लेकिन फिर भी इसमें जो है गखर लोग करते क्या थे एक्चुअल में, इन्हें खत्म करना क्यों जरूरी था। ये एक प्रकार की जाति थी
तो जो अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे, और एरियाज में घुसकर ये लोग जो है वो लूटपाट मचाते थे। उसके बाद अगेन इसका मालवा अभियान होता है 1542 में। मालवा में अभियान होता है, इसमें जो है ये अधिकार कर लेता है, और उस समय ये बहुत मालवा में बहुत इजीली अधिकार कर लेता है। उसका रीजन ये था कि उस समय मालवा जो था वो उसमें उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, काफी कमजोर था और बिखरा हुआ था। उसके बाद इसका रायसीन अभियान होता है 1543 में। यहाँ पर भी इसने आक्रमण किया, और इस अभियान में शेरशाह ऐसा माना जाता है कि वहां के जो राजपूत शासक थे पूरनमल, तो पूरनमल काफी मजबूत शासक थे, या फिर यूं कह सकते हैं कि ऑब्वियसली राजपूत थे। तो उस समय राजपूत जो थे वो अपनी शक्तियों का लोहा मनवाते थे। तो पूरनमल को ये क्या करता है, इसे हो सकता है ऐसा लगा हो कि ये जीत नहीं सकता, तो धोखे से पूरनमल को मार देता है। अब पूरनमल की मृत्यु के बाद वहां की जो राजपूतानियां थी, तो ऐसा माना भी जाता है कि उन्होंने जौहर कर लिया था। और रायसीन की घटना भी जो है, शेरशाह सूरी ने अपने लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन उसने जब धोखे से रायसीन के शासक पूरनमल की हत्या कर दी थी, तो शेरशाह सूरी के चरित्र पर ये कलंक माना जाता है। क्योंकि अगर देखिए, पूरनमल जो थे वो इसके साथ युद्ध होता है, जैसे राजाओं का युद्ध होता है, और अगर उसमें वो मारे जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि राजाओं के बीच युद्ध होता था और हार जीत तो निश्चित होती थी, कोई एक हारेगा और कोई दूसरा जो है वो जीतेगा। मारवाड़ का अभियान 1544 में करते हैं। मारवाड़ के शासक उस समय जो थे वो मालदेव थे। मालदेव जो है वो 1532 ईस्वी में ऐसा माना जाता है कि गद्दी पर बैठे थे। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग शासक थे, क्योंकि सारे पश्चिम और उत्तर राजस्थान का जो पूरा क्षेत्र था उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। साथ ही में मालदेव ने जैसलमेर के भट्टियों को मदद करने के लिए अजमेर को भी इन्होंने जीत लिया था। और ऐसा माना जाता है कि जो इसका ये अभियान था वो सबसे कठिन अभियान था, लेकिन बाद में ये जो है वो शेरशाह काफी कूटनीति का सहारा लेता है, और फाइनली इसमें भी इसकी विजय होती। नेक्स्ट में आता है जो इसका लास्ट अभियान था, वो अभियान था कलिंजर का अभियान। कलिंजर का अभियान जो था ये 1545 में हुआ था। ये स्टेट बीसीएस वगैरह में काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसके लाइफ का निर्णायक युद्ध था। अंतिम अभियान कलिंजर अभियान था। ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह ने कीरत सिंह, जो कि कलिंजर के शासक हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था, अब यहाँ पे उनकी एक नाचने गाने वाली दासी थी, तो दासी को हथियाने के लिए कलिंजर पर इन्होंने आक्रमण कर दिया था। शेरशाह सूरी जो थे कलिंजर के शासक हुआ करते थे कीरत सिंह। तो कीरत सिंह की एक दासी हुआ करती थी जो नाचने गाने का काम करती थी, उसको हथियाने का कार्य शेरशाह सूरी चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने आक्रमण कर दिया था। अब जिसको देने से जब ये मांग करते हैं, तो कीरत सिंह जो है वो इनकार कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं देंगे। तो उसके कारण जो है ये या उसके लिए आक्रमण कर देते हैं। और कलिंजर अभियान के दौरान ही शेरशाह ने किले की दीवार को गोला बारूद जो हुआ करते थे उसे उड़ा देने की आज्ञा दी थी। लेकिन होता क्या है कि जब वो गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी थी, तो किले की जो गोला बारूद थे वो किले की दीवार से जाकर टकरा जाता है, और अगेन जो है एक गोला उसके पास में जो बारूद रखी हुई थी, तो बारूद के ढेर में जाके गिर जाता है, और वहां पर उसमें आग लग जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि वो डे जो था वो 22 मई का डेट था। 22 मई 1545 ईस्वी। तो 22 मई ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके प्रशासन वगैरह पर एक नजर डाल देते हैं। शेरशाह का प्रशासन, तो सामान्य प्रशासन की बात करेंगे। शेरशाह का प्रशासन जो था ये एक बहुत ही अच्छा केंद्रीयकृत प्रशासन था, क्योंकि मध्यकालीन भारत में अगर हम देखें तो जो शेरशाह के प्रशासन को जगह दी जाती है वो एक महानतम प्रशासक कि उसमें इन्हें जगह दी जाती है, क्योंकि इनका प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। इसके कारण ही शेरशाह सूरी की जो है सैनिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि उसके शासन व्यवस्था को भी देखा जाता है। जैसे इनमें सभी शक्तियों में इनकी जो है शासक और उसकी सहायता के लिए बहुत सारे मंत्री थे,
काफी सारे विभाग हुआ करते थे। साथ ही में प्रशासन का आगे जो बंटवारा वो सरकारों यानी जिलों में कर दिया जाता था। तो टोटल जिला ऐसे माने गए हैं कि 47 थे। साथ ही में परगना, गांव, यानी जैसे आज हम देखते हैं कि पहले सेंट्रल होता है, फिर स्टेट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है और फिर रूरल लेवल पंचायती राज सिस्टम होता है। तो उसी टाइप से शेरशाह सूरी के उसमें भी जो इनके विभाग थे वो बटे हुए थे। पहले सरकारें हुआ करती थी, जिला हुआ करते थे, फिर परगना हुआ करते थे और गांव हुआ करते थे। तो इस टाइप से बांटने का रीजन ये था कि जो सत्ता है, जो साम्राज्य है, उसे आसानी से सही ढंग से चलाया जा सके। तो केंद्र, फिर जिला होता था, जिले में टोटल 47 सरकारें हुआ करती थी। परगना होता था, परगना में मुंसिफ होता था, अमील होता था और कानूनगो होता था। ये अलग अलग विभागों की देखरेख करते थे। और फिर गांव होता था। ठीक है। शेरशाह निचले स्तर के प्रशासन को काफी दुरुस्त रखता था। और इसी कारण से अब्बास खान इरवानी ये लिखते हैं कि अगर इनके नगर में कोई बुढ़िया भी जो है वो सोने से भरी, अगर कोई कोई बूढ़ी लेडी भी अगर सोने से भरी टोकरी लेकर जा रही हो तो उसे कोई छेड़ने या फिर लूटने वाला नहीं था। अगर कोई बूढ़ी लेडी, बूढ़ी औरत अगर सोने की टोकरी लेकर भी जा रही है और उसे अगर कोई लूट नहीं रहा है, तो इसका रीजन आप समझ रहे होंगे कि उसके साम्राज्य में ये एक्चुअली में बताने के लिए ये लाइन लिखी गई है कि उसका जो साम्राज्य था, उसका प्रशासन था, वो कितना दुरुस्त था। कोई भी लूटपाट नहीं होती थी, लेडीजों की बहुत इज्जत की जाती थी, कोई भी उन पर गलत निगाहें नहीं डालता था। इस टाइप से आप यहाँ पे ये चीजें जो है वो देख सकते हैं। अब इसके केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो इसने कुछ विभागों की भी स्थापना की थी। जैसे दीवाने वजारत था। दीवाने वजारत में जो आर्थिक विभाग के जितने भी मामले होते थे उनकी देखरेख की जाती थी। इनका अध्यक्ष जो था वो वजीर हुआ करता था। और इसका पद जो माना जाता है, वजीर का जो पद हुआ करता था वो प्रधानमंत्री के समान ही हुआ करता था। राजा के बाद जो प्रधानमंत्री का पद होता है, तो याद रखिएगा वजीर का भी जो पद हुआ करता था वो सेम एज प्रधानमंत्री के बराबर ही हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट विभाग आता था दीवाने आरिज। दीवाने आरिज विभाग का जो अधिकारी हुआ करता था उसे आरिज मुमालिक कहा जाता था। स्टेट पीसीएस में कभी कभी ये चीजें पूछ ली जाती है, इसलिए शॉर्ट में मैं आपको बताते जा रही हूँ। दीवाने आरिज क्या करता था, सैन्य संबंधित जितने भी विभाग होते थे वो उसी के अंतर्गत आता था। आप क्या करिएगा, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो इनके जो विभाग हैं वो आप लिख दीजिएगा, क्योंकि इस नोट्स में भी आगे हमने नोट डाल के शामिल किया है कि वो आपको लिखने हैं और उनको लर्न करने लाना। तो इसके जितने भी विभाग थे, दीवान वजारत, चलिए आगे जो है वो मैं खाली पेज देख के लिख दूंगी ताकि आप जो है वो इजीली नोट डाउन कर सके अपनी बुक में। शेरशाह ने जो है परगना स्तर पर कानूनगो अधिकारी की स्थापना की थी, जो भू निरीक्षक होता था। और ये काफी महत्वपूर्ण पद भी माना जाता है। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि शेरशाह के प्रशासन में प्रांतीय व्यवस्था पर बल नहीं दिया गया था। यहाँ पे डायरेक्टली जो है केंद्र के बाद डायरेक्टली जो है वो जिला प्रशासन महत्वपूर्ण था। जैसे सेंट्रल के बाद स्टेट आता है, तो यहाँ पे केंद्र के बाद डायरेक्ट जो है वो जिला आता था। शेरशाह की भू राजस्व प्रणाली। शेरशाह ने भूमि का वर्गीकरण उत्तम, मध्यम और निम्न में करवाया था। याद रखिएगा, उत्तम प्रकार की भूमि, फिर मध्यम प्रकार की भूमि और फिर निम्न प्रकार की भूमि। इसका रीजन जो था वो अलग अलग था। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो सभी भूमियों पर अलग अलग कर निर्धारित किए जाते थे, क्योंकि जो उत्तम प्रकार की भूमि होती थी उसमें ज्यादा पैदावार होती थी, फिर जिसमें सबसे ज्यादा पैदावार हो रही है फिर उससे कम, फिर उससे कम, क्योंकि एक कर डिसाइड कर दिया जाता था। तो मान लीजिए कि किसी के खेत से अगर 10 kg अनाज निकल रहा है, किसी के खेत से 8 kg अनाज निकल रहा है और किसी के खेत से 5 kg अनाज मिल रहा है। और इसमें से अगर इन सभी से जो है 3 kg का टैक्स ले लिया जा रहा है, तो आपको सिर्फ मान लेना है। तो सबसे ज्यादा इसे नुकसान होगा, फिर इसे, लेकिन फायदे में तो ये रहेगा। तो यहाँ पे किया क्या गया कि जिसकी खेती से अप्रोक्स, अब हर साल तो उतना ही होता नहीं है, 10-20 होता रहता है, तो जितना अप्रोक्स अनाज निकलता है उसी बेसिस पे उनकी भूमियों में टैक्स लगाया जाए, ताकि किसी को ज्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि अगर इस
की भूमि में 5 kg निकल रहा है और 3 kg हम टैक्स लगा दे रहे हैं, तो ओनली 2 kg इसके पास बचेगा, तो ये साल भर में खाएगा पिएगा। ठीक है, ये छोटा नंबर मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो भू राजस्व प्रणाली को भी इसमें अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया था, ताकि यहाँ पे जो प्रशासन है वो अच्छे से चलाया जा सके। जैसे उस समय भू राजस्व प्रणाली में व्यवस्था में जो सुधार किए गए थे, उसके लिए भी शेरशाह सूरी को जाना जाता है, क्योंकि इसका ऐसा माना जाता है कि सबसे विश्वसनीय अधिकारी था वो अहमद खां था। तो अहमद खां के निरीक्षण में भूमि की पहले नाप करवाता है, और फिर जो है, अब उस समय देखिए, निरीक्षण के लिए पहले एक एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हुआ करता था, तो शेरशाह के टाइम पीरियड में भूमि के माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया गया। गज ए सिकंदरी का मतलब ये है कि वो एक सन की बनी हुई रस्सी होती थी, उसका प्रयोग जो है वो भूमि के मेजरमेंट के लिए किया जाता था। सन जो है, ये हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का जैसे आप अपने घर वगैरह में, या जो आपके दादी दादा होंगे, अगर कोई रूरल लेवल से बिलोंग करता है तो उन्होंने सन जो है वो सुना होगा। इसकी मुझे भी, मैंने सन सुना हुआ है, बट इतना ज्यादा भी मुझे रिमाइंड नहीं आ रहा है कि किस टाइप से समथिंग होता है। आई थिंक ये वाइट कलर का होता है, मैं भी एकदम बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। लेकिन आपके घर में अगर कोई दादा दादी जो हैं, अगर वो रहे हैं, तो आप उनसे पूछिएगा कि सन क्या होता है। ये ईयर वाला सन नहीं लीजिएगा, ये खेती वगैरह में होता है। ठीक है, तो सन की रस्सी का प्रयोग किया जाता था। गूगल भी आप कर लीजिएगा, वहां भी आपको इमेजेस मिल जाएंगी। किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेरशाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को आरंभ किया था। अब पट्टा क्या होता था? पट्टा जो है ये एक तरीके का राजकीय पत्र हुआ करता था, जिसमें जितने उपज का कितना क्षेत्र है, उससे कितना उत्पादन हो रहा है, वो सारी जानकारियां लिखी जाती थी। तो आप याद रखिएगा, पट्टा क्या है? पट्टा एक ऐसा प्रमाण पत्र या राजकीय पत्र हुआ करता था, जिसमें उपज का जितना क्षेत्र है, उससे कितना उत्पादन हो रहा है, वो सभी जानकारी लिखी जाती थी। किसानों से कबूलियत के रूप में, यानी जो एक पट्टा और कबूलियत स्टार्ट किया गया। अब ये कबूलियत क्या था? कबूलियत जो है एक सहमति पत्र हुआ करता था। अब सहमति पत्र कैसे? जैसे मान लीजिए कि इसमें ये लिख दिया गया कि अगर आपके खेत से 5 kg के अप्रोक्स अगर अनाज होता है, तो उसमें आपको 3 kg टैक्स देना पड़ेगा। तो एक सहमति पत्र पे आपने साइन कर दिया, वो आपको देना ही पड़ेगा। उसके लिए जो है वो बाद में, अभी राजा के पास जो है वो सबूत भी होता था। जैसे आज के टाइम पीरियड में भी अगर हम कोई जमीन वगैरह लेते हैं, तो अपने नेम के पेपर्स बनवाते हैं ना, तो सेम उसी तरीके से, अब जैसे अगर वो हमारे पास पेपर्स है, तो उस हमारे जमीन की पूरी वैल्यू हम उसे बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए वो जमीन हमने खरीद ली, लेकिन अगर उसके नाम के, उस जमीन, हमारे नाम के पेपर्स वगैरह हमारे पास नहीं है, या कुछ भी नहीं है, तो उस जमीन पर हम क्लेम नहीं कर सकते थे। तो सेम इसी तरीके से कबूलियत पत्र पर साइन करवा लिए जाते थे, ताकि विद्रोह वगैरह की, या बाद में किसान वर्ग जो है वो अपनी बात से मुकर ना सके। ठीक है, शेरशाह के समय में नगद या अनाज दोनों रूपों में जो टैक्स थे वो दे सकते थे। साथ ही में लेकिन प्राथमिकता जो है वो नगद अदायगी को दी जाती थी, कि किसान जो है वो नगद पेमेंट करे, अनाज ना पे करे। लेकिन कर वो दोनों सकते थे, याद रखिएगा। शेरशाह के समय में भूमि की किस्म एवं फसलों में उनका जो उत्पादन का औसतन निकलवाया जाता था, और फिर उसके बाद उत्पादन का 1/3 कर जो है, 1/3 भाग जो है वो कर के रूप में दिया जाता था। तो कुछ इतिहासकारों का भी ये मानना है, और बहुत सारी बुक्स वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में शेरशाह ने भूमि के मापन के लिए बीघा को आधार बनाया था, और ऐसा माना जाता है कि बीघा का जो प्रचलन था, या जो कॉन्सेप्ट था, वो आज भी प्रचलित है। यानी उस समय पे 1 हेक्टेयर इक्वल टू 25 बीघा हुआ करता था। ये कॉन्सेप्ट आज भी फॉलो होता है, लोग इसे आज भी मानते हैं। शेरशाह ने पिछले वर्षों की फसलों के उत्पादन का रजिस्टर तैयार करवाया, जिसे रई कहा गया। साथ ही में इसमें किसानों से प्रत्यक्ष संबंध विकसित किए गए। अब ये रई में क्या किया जाता था? उन्हें बैल तथा ऋण की सुविधाएं, हल और बैल जो खेती के लिए एक बहुत ही
इम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं आप कह सकते हैं, तो वो जो है यहाँ पे ऋण के लिए सुविधाएं प्रदान की जा सके। साथ ही में अगर मान लीजिए कि किसी साल किसी किसान की फसल जो है वो नष्ट हो गई या खराब हो गई, तो उस समय किसानों के साथ सख्ती नहीं पेश की जाती थी। टैक्स को लेकर उनमें नरमी दी जाती थी, कुछ परसेंट टैक्स को लेकर छूट भी दे दी जाती थी, और जो सहायता हो सकती थी वो राजा के तरफ से सहायता भी प्रोवाइड यहाँ पे करवाई जाती थी निश्चित समय पर भूमि के लिए। साथ ही में शेरशाह ने किसानों को पट्टा भी दे दिया। पट्टा क्या होता था, यानी कुछ टाइम पीरियड के लिए भूमि पर आधिकारिक निश्चित समय के लिए निश्चित समय तय कर दिया जाता था। 10 साल होगा, 20 साल होगा, 15 साल होगा, जितना भी, तो एक टाइम पीरियड जो है वो फिक्स कर दिया जाता था। साथ ही में उनसे कबूलियत यानी राजस्व देने के लिए स्वीकृति भी लिया गया, जो अभी मैं कबूलियत पत्र आपको एक डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो तुरंत आपको कमेंट करके पूछ लेना है। साथ ही में यहाँ पे आप याद रखिएगा कि अब जो है वो बहुत ज्यादा डेज नहीं बचे, अप्रोक्स 5 डेज बचे हुए हैं पीटी के लिए। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको अप्रोक्स 10 to 15 डेज में पूरी पॉलिटी करवा सकती हूँ अपडेटेड। साथ ही में सेशन जो है वो लाइव ले लिया करूंगे, जो इस साल आपकी पीटी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। या फिर हम आर्ट एंड कल्चर पर फोकस कर लेंगे, क्योंकि ये ऐसे एरियाज हैं जिन्हें बहुत ही इजीली कवर किया जा सकता है, और यहाँ से काफी क्वेश्चंस जो हैं वो हमें पीटी के लिए हेल्प कर देते हैं। जितने भी इसमें अपडेट्स वगैरह जो भी रहे हैं, एक क्रैश कोर्स टाइप हम कंप्लीट कर लेंगे। शेरशाह के सैनिक सुधार देख लेते हैं कि शेरशाह के सैनिक सुधार कौन कौन से रहे हैं। साथ ही में इसके गुप्तचर विभाग और अगर डाक व्यवस्था की बात करें तो वो भी शेरशाह सूरी की बहुत अच्छी थी। यानी इसका टाइम पीरियड तो मान के चलिए आप 5 इयर्स का ही था, लेकिन ये अपने टाइम उन 5 इयर्स में इतने बढ़िया काम इसने किए, जो बहुत सारे रूलर जो हैं वो 15-30 इयर्स तक भी रूल करते थे और वो नहीं कर पाते थे। तो इसने संपूर्ण राज्यों में अपने जैसे सरायों, बाजारों और स्थानों पर गुप्तचर भी इसने नियुक्त किए थे, ताकि अगर कभी मान लीजिए कि मार्केट के दाम जो हैं वो हाइक कर दिए जाएं, या फिर अगर जैसे कि प्रत्येक रोज अगर घोड़ों की भी खरीद फरोख्त हुआ करती थी गलत तरीके से, तो सारी जो है वो खबरें वगैरह दी जाए। साथ ही में ये जो है अपने गुप्तचर विभाग जो थे इसके, वो जगह जगह पे नियुक्त रहते थे। कुछ जो है वो घोड़ों के साथ रहते थे, ताकि अगर बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो राजा तक अवश्य जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। सैनिक सुधार में जैसे अलाउद्दीन की ही भांति इसने अलाउद्दीन खिलजी की भांति शेरशाह ने भी दाग तथा चेहरा प्रथा को सेना में लागू किया। अब दाग प्रथा क्या होती थी, जैसे आज के टाइम में प्रेजेंट टाइम में कोई भी आप कंपनी वगैरह में वर्क करते हैं, तो वहां पे आपके आइडेंटिटी कार्ड बनते हैं ना कि अगर नौकरी आपको मिली है तो आप ही करें। उस समय पे भी होता क्या था कि जिनको सेना में नियुक्त किया जाता था, तो कभी कभी उनके बजाय दूसरे लोग जो हैं वो वहां जाकर इन्वॉल्व हो जाते थे, वहां जाकर वो कार्य करने लगते थे। अब घोड़े जो है मान लीजिए कि राजा ने घोड़े खरीदने के लिए अच्छी क्वालिटी के घोड़े खरीदे, ज्यादा रुपए दिए। अब यहाँ पे जिन सैनिकों को दिया गया उन्होंने क्या किया, उस घोड़े को बेच दिया और सस्ते दामों में कोई ऐसा ही घोड़ा, नॉर्मल घोड़ा खरीद लिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती थी कि मान लीजिए अगर राजा का किसी राजा के साथ युद्ध हुआ, तो अकुशल सैनिक हो सकता है उसमें इन्वॉल्व हो जाए, या फिर कोई सक्षम घोड़े जो है वो ना हो। तो इन सब से बचने के लिए दाग प्रथा, एक चिन्ह टाइप लगा दिया जाता था घोड़े में। और चेहरा प्रथा यानी उस समय उनके भी प्रमाण लिए जाते थे जो सैनिक सेना में भर्ती होते थे। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं दाग प्रथा और चेहरा प्रथा को भी इन्होंने शेरशाह सूरी ने अपने सेना में लागू किए थे। और यही रीजन है कि बहुत सारे जो युद्ध हैं इनके, वो इनकी लाइफ में इन्होंने 5 इयर्स में जितने भी लड़े वो ये हारे नहीं। और लास्ट में जो कलिंजर का युद्ध होता है उसमें भी देखिए, मैं हार नहीं कहूंगी, वो एक इंसिडेंट कह सकते हैं आप, इंसिडेंट हुआ जब जो बारूद में बम जो है वो बारूद में जाकर गिर जाता है और वहां पे आग लग जाती है। तो वो एक इंसिडेंट था, सोची समझी
जो चाल नहीं थी। तो ठीक है, ऐसे ये इसीलिए था क्योंकि इन्होंने अपना जो प्रशासन था वो बहुत ही अच्छे से सुधार किए थे उसमें। शेर शाह ने भी सैनिकों को नगद वेतन ही दिया, भूमि नहीं दी। बहुत सारे रूलर भूमि दे देते थे, तो वो भूमि का कॉन्सेप्ट इन्होंने खत्म करके नगद वेतन देना चालू किया। साथ ही में शेर शाह ने तेज एवं तीव्र हमला करने में विश्वास रखता था, ताकि जो आगे वाला रूलर है या दुश्मन है हमारा, उसे सोचने समझने का टाइम ना मिले। जब तक वो सोचे समझे तब तक वहां पे खेल जो है वो पूरा खत्म हो चुका हो। इसीलिए उसने सेना में तेजी से हमला करने वाले और हल्के तोपों का प्रयोग करने पर बढ़ावा दिया। इसके कुछ कल्याणकारी कार्य भी माने जाते हैं। अब जैसे कल्याणकारी कार्य कौन कौन से थे? शेर शाह ने 4 मुख्य सड़कों का भी निर्माण करवाया था। और साथ ही में एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, शेरशाह की सेना में 1 लाख लगभग 50,000 के आसपास घुड़सवार थे, 25,000 लगभग पैदल यात्री थे और लगभग 5,000 हाथी और पर्याप्त तोपखाना थे इसकी सेना में। इसके कल्याणकारी कार्यों में कौन कौन से हैं? शेरशाह सूरी ने 4 मुख्य सड़कों का निर्माण करवाया था, जिसमें से पहली है सोनार गांव, जो कि बंगाल में है। ये बंगाल से पेशावर तक जाती थी। प्रेजेंट टाइम में इसका नेम बदलकर जो है वो जीटी रोड रख दिया गया है। उस समय इसे सड़क ए आजम कहा जाता था। तो सोनार गांव जो बंगाल में पड़ता है, सोनार गांव से पेशावर तक ये रोड थी। उस समय इसे क्या कहा जाता था? सड़क ए आजम कहा जाता था। प्रेजेंट टाइम में इसे जीटी रोड कहा जाता है। उसके बाद आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़ तक और लाहौर से मुल्तान तक, ये यहाँ तक की इसकी स्टोरी थी। ठीक है, ये इतनी इसमें सड़कों का निर्माण करवाया। साथ ही में शेर शाह के द्वारा जितनी भी सड़कें बनवाई गई, उसमें से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पहली सड़क को सड़क ए आजम कहा जाता था। उसके बाद आगे चलकर लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड कहकर पुकारा था। तो अगर कभी स्टेट पीसीएस वगैरह में ये पूछा जाए कि जीटी रोड का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, ये जीटी रोड नाम जीटी रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। ये नेम किसने दिया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने मार्गों के किनारे इसने लगभग 1700 सराएं बनवाई थी, उनका निर्माण करवाया था। साथ ही में उसने हिंदू एवं मुस्लिम यात्रियों के ठहरने के लिए बहुत ही अच्छे से उत्तम व्यवस्था भी की थी। साथ ही में जगह जगह पर इसने पानी, वृक्ष व मस्जिदों की व्यवस्था करवाई थी। और जो इसने लगभग 1700 सड़कों के किनारे सरायों का निर्माण किया था, तो इनकी देखभाल के लिए इसने हर एक सिकदार रखा हुआ था। ये एक तरीके का हम कह सकते हैं पर्सन होता था जो देखरेख करता था, और उसका नेम जो है वो सिकदार था, यानी ये जो पद हुआ करता था उसे सिकदार नेम से। साथ ही में शेरशाह ने चिकित्सालयों की भी स्थापना करवाई थी। और जो कमजोर वर्ग हुआ करते थे, जो आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से पिछड़े, तो उनको जो है ये उनके लिए इसने दान विभाग भी खोला था, दान वगैरह भी देता था। इतनी कहानियां जो हैं इसके बारे में। साथ ही में शेरशाह ने कई प्रकार के सिक्के चलाए थे। शेरशाह की सिक्के व्यवस्था देख लेते हैं। जैसे सिक्कों में असरफी था, चांदी का सिक्का था, रुपया था। चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। चांदी का जो सिक्का जो रुपया था, आज भी ये प्रचलन में है। और उस समय आज भी जो रुपया इसे कहा जाता है, ये शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड पे नेम दिया गया था। तो शेरशाह के सिंहासन पर जब शेरशाह सूरी बैठता है, तो वो देखता क्या है कि मुद्रा, अगर मुद्रा की उसमें देखें तो उस समय साधारणतः जो मुद्राएं होती थी, चाहे चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के जो होते थे, इनमें मेनली जो है वो मिलावट पाई जाती थी। तो उस मिलावट को रोकने के लिए इसने जो है वो एक विकसित मुद्रा व्यवस्था प्रचलित की। पहले जो थे वो घिसे पिटे जो मुद्राएं होती थी उनको खत्म करके इसने नए सिक्के चालू किए। जो रुपया हुआ करता था वो 180 ग्रेन का ऐसा माना जाता है कि 180 ग्रेन का हुआ करता था। और जो तांबे का सिक्का जो दाम होता था, ये 380 ग्रेन का हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त उसने दाम
आधे, चौथाई और 16वें भाग के भी बहुत सारे अनेक प्रकार के सिक्के चलाए थे, ताकि अगर लोग जो हैं वो कम पैसों में भी लेन देन वगैरह कर सकते। जैसे आज के टाइम पे भी हम देखते हैं 1 रुपी कॉइन होता है, 5 रुपी कॉइन होता है, 2 रुपी कॉइन होता है, 10 रुपीज कॉइन होता है। वैसे तो नहीं है ना, डायरेक्टली 2000 से ही स्टार्ट होता है। तो छोटे छोटे कॉइन और छोटे छोटे नंबर्स के नोट, जैसे 10 और 50, 100, तो नॉर्मली हमें कोई किराना वगैरह लेने जाना होता है तो हम उन पैसों से खरीद सकते हैं। तो उस टाइम पे भी ऐसे जो है वो सारी चीजें की जाती थी। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए जो रुपए था, उसके बारे में स्मिथ ये लिखता है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में भी रुपया फॉलो किया जाता था। इसका जो हमें साक्ष्य है वो मिलता ही है, क्योंकि स्मिथ ये बात लिखते हैं और आज तो प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल इसका किया ही जाता है। आप देख ही रहे हैं, शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए और तांबे का जो दाम हुआ कर रेशो हुआ करता था वो 1:64 हुआ करता था। ये इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे इंफॉर्मेशन हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। साथ ही में शेरशाह के स्थापत्य और भवन की कहानियां देख लेते हैं कि कौन कौन से इसने निर्माण करवाया था। तो रोहतासगढ़ का किला जो कि पश्चिम उत्तर में है, पुराना किला जो कि दिल्ली में है, सासाराम बिहार में इसने खुद का यानी शेरशाह का मकबरा बनवाया था। तो शेरशाह का मकबरा बनवाया था सासाराम में, जो कि सासाराम बिहार में पड़ता है प्रेजेंट टाइम में। शेरशाह का मकबरा, ये जो मकबरा है ये तालाब के बीचों बीच बनवाया गया था। इसमें एक बड़े गुंबद तथा उसके बगल में पत्थर की जो छतरियां थी उनका प्रयोग इसमें किया गया था। तो ये शेरशाह के मकबरे की कुछ क्वालिटीज हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीजें जो है, इतनी कहानी थी। अब शेरशाह के उत्तराधिकारियों की कहानी देख लेते हैं कि शाह उस समय ऐसा माना जाता है कि शेरशाह का जो मकबरा था वो स्थापत्य कला और नवीन शैली की जो स्टार्टिंग थी उसमें नई नई शैलियों का जो प्रयोग किया गया वो बहुत ही अच्छी शैली थी। और कनिंघम ये लिखता है शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। कनिंघम ये कहता है कि जो शेरशाह का मकबरा है वो ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। इसमें मैंने अपनी कोई राय नहीं दी है, तो मुझे जज मत करना। ये कनिंघम का कथन है, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए स्टेट पीसीएस वगैरह में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पता चले आप लोगों की फीलिंग हर्ट हो जाए कि मैम ऐसा ताजमहल को कह रही हैं। तो ये उनका व्यू है, मेरा व्यू नहीं है। आप इस चीज से बिल्कुल रिलेट मत करिएगा। शेरशाह के उत्तराधिकारियों में शेरशाह के बाद जो है इस्लाम शाह आते हैं, फिरोज शाह सूर आते हैं, फिर मोहम्मद आदिल शाह सूर आते हैं और सिकंदर शाह सूर आते हैं। तो इनके बाद शेरशाह जो था ये एक बहुत ही महान साम्राज्य निर्माता था, लेकिन उसके बाद जितने भी शासक आए वो एक योग्य शासक नहीं थे। वरना ये जो शासन उत्तराधिकारी थे इसके अगर अच्छे होते तो काफी टाइम तक चल सकता था। इस्लाम शाह के टाइम पीरियड में राजधानी आगरा से इसने ग्वालियर स्थानांतरित कर ली थी, इसका एक ये काम है। और मुस्लिम कानूनों को इसने संहिताबद्ध करवाया। तो बस इस्लाम शाह के बारे में आपको इतना याद रखना है। फिर जो फिरोज शाह सूर ने सच कोई ऐसे अपने शासनकाल में इतने ज्यादा काम नहीं किए, जितना राज्य मिल गया था उसी को इन्होंने संभालने का कार्य किया। मोहम्मद आदिल शाह सूर के टाइम पीरियड में ही हेमू का उदय हुआ था, और सिकंदर शाह सूर के टाइम पीरियड में हुमायूं की वापसी हो गई थी। बस आपको इतना याद रखना है। जो हुमायूं की वापसी अप्रोक्स 1555 1556 में मानी जाती है। और शेरशाह के उत्तराधिकारियों में शेरशाह के बाद 4 रूलर आते हैं, और 4 रूलर मात्र 5 इयर्स तक कार्य कर पाते हैं। यानी शेरशाह के बाद 5 ईयर तक शेरशाह के उत्तराधिकारियों का रूल रहता है। अप्रोक्स 10 ईयर तक हम मान सकते हैं द्वितीय अफगानियों का जो है वो 45 था, 10 ईयर्स, तो अप्रोक्स 15 ईयर्स के आसपास तक ये टाइम पीरियड रहता है। साथ ही में अब 1555 में ही मच्छीवाड़ा के युद्ध में आगरा पर नियंत्रण कर लिया था। हुमायूं की वापसी पर तो इसने 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है सिकंदर शाह सूर के बीच में और हुमायूं के बीच में, जिसमें वो आगरा पर नियंत्रण कर लेता है और जिसने पुनः जो है वो मुगल स्थापित हुए। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा 1556 ईस्वी में दीन पनाह पुस्तकालय दिल्ली की सीढ़ियों से गिरकर जो है वो हुमायूं की मृत्यु हो गई। शेरशाह के मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो 1545 में शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र था जलाल खान, वो शासक बनता है और जलाल खान
ने शासन बनने के बाद जो उपाधि धारण कर ली थी वो इस्लाम शाह धारण कर ली थी। तो याद रखिएगा, शेरशाह के बाद नेक्स्ट रूलर जो था वो इस्लाम शाह ही था, कंफ्यूज मत होइएगा। नाम तो उसका असली जलाल खां था, लेकिन वो इस्लाम शाह की उपाधि धारण कर लेता और आगे चलकर वो फेमस भी इस्लाम शाह के नाम से ही होता है। ठीक है, उसके बाद एज सच कोई इतने ज्यादा रूलर जो है वो। अब अगर कोई ये आपसे पूछ ले कि सूर साम्राज्य या शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान वंश जो था इसका पतन के क्या आखिर कारण थे, तो पहला ये जो था सूर साम्राज्य यानी जिसकी नींव शेरशाह सूरी ने डाली थी, उसके पतन का प्रमुख कारण ये था कि उसके जितने भी उत्तराधिकारी थे वो सारे के सारे अयोग्य थे। शेरशाह सूरी के बाद कोई ऐसा रूलर नहीं आता जो योग्य रहा हो या कुछ टाइम तक रूल कर सके अच्छे से। कोई क्षेत्र वगैरह एक्स्ट्रा इन्होंने विजिट नहीं किए। अब इस्लाम शाह इतनी इंपॉर्टेंट राजधानी उस समय आगरा में हुआ करती थी, तो इन्होंने जो है वो ग्वालियर में स्थानांतरण कर दिया था। साथ ही में शेरशाह के उत्तराधिकारियों ने समाज के समस्त वर्गों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। और याद रखिएगा, हम समाज में चाहे अगर हम एज अ पर्सन के तरीके से देखें, अगर हम अपना खुद से मूल्यांकन करें, आप इस चीज को देखिए तो हम अपने घर में भी अगर मान लीजिए कि 10 के 10 लोग होते हैं तो 10 के 10 लोगों के फेवरेट नहीं हो सकते, 10 के 10 लोगों को खुश नहीं कर सकते। तो इन्होंने समाज में जितने भी वर्ग थे शेरशाह के सूरी के उत्तराधिकारियों ने उन सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की। और इसी के कारण इनके बीच में फूट और अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण हम देखते हैं कि राजा सही ढंग से रूल नहीं कर पा रहे थे और जनता में असंतोष व्याप्त हो गया था। मोहम्मद आदिल शाह जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 1553 से 1557 तक, इसके समय 5 अफगान शासक जो थे वो उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अफगानों के बीच में कोई भी ऐसा राष्ट्रीय संगठन, एक कोई ऐसा राजा नहीं था जो जनता में संतोष पैदा कर सके, जनता के लिए सही ढंग से कार्य कर सके। अब यही चीजें जो थी वो हुमायूं ने भाप ली थी और यही यहीं से जो है वो यहीं से हुमायूं की जो है वो वापसी होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट फिर देखते हैं वो अगेन जो है, अब यहाँ पे हुमायूं जो था वो लौट आया था। छोटी सी स्टोरी देख लेते हैं। तो हुमायूं जब शेरशाह सूरी से पराजित हुआ था तो वो कुछ समय के लिए वो दूसरी दूसरी जगह अलग अलग जगहों पर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। तो उसी टाइम पे उसकी वाइफ 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा सांगा राणा बीरसाल के यहाँ पे इसकी जो वाइफ थी हुमायूं की, हमीदा बानो बेगम, तो हमीदा बानो बेगम से जो है वो जन्म होता है अकबर का। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अकबर किसका पुत्र था? हमीदा बानो बेगम का पुत्र था। 3 वर्ष की आयु में ही, अब यहाँ पे अलग अलग जगह भटक रहा था, लेकिन उसकी वाइफ जो थी हमीदा बानो बेगम वो अमरकोट के राणा वीरसाल की यहाँ थी और वो वहीं पर बेटे को जन्म देती है। तो अकबर का जो नेम रखा गया था उसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। कैसे 3 वर्ष की आयु 3 वर्ष का जब अकबर हो चुका था तब वो अगेन अपने पिता से मिलता है। हुमायूं ने कंधार, उस समय तक हुमायूं ने कंधार और काबुल पर कब्जा कर लिया था। और वहीं उसी समय जब कब्जा कर लेता है और अपने पुत्र से मिलता है, उसका पुत्र 3 साल का हो चुका था, तो वहीं पे वो अकबर का नेम जो है वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखता है, जिसे हम अकबर के नाम से जानते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद इतना बड़ा नेम कोई नहीं लेता है। ठीक है, अकबर को सर्वप्रथम औपचारिक रूप से गजनी का सूबेदार बनाया गया था। तो प्रथम सूबेदारी जो इसे दी गई थी वो गजनी की दी गई थी। साथ ही में दिल्ली पर कब्जा करने के बाद हुमायूं ने उसे पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। जब वो अगेन दिल्ली पर हुमायूं कब्जा कर लेता है तो उसे कहाँ का अकबर को पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर देता है। और साथ ही में हुमायूं का जो सबसे विश्वास पात्र अगर कोई पर्सन था तो वो था बैरम खां। तो बैरम खां को जो है वो अकबर का संरक्षक नियुक्त कर देता है। और 1556 में आसपास जब अकबर ने पंजाब में सिकंदर सूर के दमन हेतु सैनिक कार्यवाही में ही व्यस्त था, जब वो सैनिक कार्यवाही कर रहा था तो उसके पिता की असामयिक मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अभी हमने हुमायूं की मृत्यु देखी थी किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पंजाब के गुरुदासपुर जिले के करनौर में हुमायूं की मृत्यु का समाचार जब जो है
उसके संरक्षक यानी बैरम खां ने फरवरी 1556 में दिया था। तो उस समय ऐसा माना जाता है कि अकबर जो था वो ओनली 13 ईयर्स का था, बहुत ज्यादा साल का नहीं था, ओनली 13 ईयर्स का था। तो अब देखिए दिल्ली की सत्ता को जो है वो खाली नहीं रखा जा सकता था, यानी मुगल काल के शासक कोई ना कोई बनाना जरूरी था। तो उसी समय वहीं पर जहां पर अकबर था, ईंटों का ही सिंहासन बनाकर और अकबर को शासक बना देता है बैरम खां, जो उसका संरक्षक था। हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली और आगरा में पुनः जो है वो सूरवंशी आदिल शाह के प्रधानमंत्री उस समय, जो अभी हमने यहाँ पे बात की थी आदिल शाह हेमू के बारे में, तो वहां पे ये जो है वो यहाँ पे नियंत्रण कर लेता है, प्रधानमंत्री अधिकार कर लेता है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि अकबर का टाइम पीरियड, अकबर के टाइम पीरियड में इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखेंगे, फिर पानीपत का युद्ध देखेंगे। ये आगे की जो पूरी कहानी है वो हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अकबर को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपसे यही विदा लेते हैं। आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने साथ वालों का भी ख्याल रखिए, और जब तक जरूरी हो तो आप याद रखिएगा घर के बाहर आपको नहीं जाना है, बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। ये मेरी आपसे बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप लोगों ने अपने आप को बचा लिया तो बहुत अच्छा है। एग्जाम वगैरह आप सब कुछ दे सकते हैं, आप आराम से घर में रह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए, बहुत अच्छे से सारा कुछ करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। वहां से हम अकबर कंटिन्यू